नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज शाजापुर पहुंचे और बेरोजगारों को दिए जाने वाले ऋण वितरण कार्यक्रम में सुरेश कुमार खन्ना भी शामिल हुए। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि अगर लोगों के पास रोजगार होगा तो उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने लाभार्थियों से अपील की है कि वो अपने पैसों को रोजगार के लिए खर्च करें। गांधी भवन में आयोजित प्रधानमंत्री स्वनिधि मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने हाथों से लाभार्थियों को ऋण वितरण का सर्टिफिकेट दिया। कार्यक्रम में 805 लाभार्थियों को 15 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया। अमेठी के रायपुर फुलवारी में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां हिंदू समुदाय की लड़की को मुस्लिम समुदाय के लड़के ने प्रेम जाल में फंसाया, फिर हिंदू लड़की को घर से भगा लिया। वहीं लड़की के परिजन ने अमेठी कोतवाली में मामले की शिकायत दी है। लड़की की मां ने कहा कि लड़की अपने साथ नकदी जेवरात और बैंक पासबुक लेकर के गई है। फिलहाल अमेठी सीओ जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो लव जिहाद का ये पूरा मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर के शिकायत भी दी गई है और इसको लेकर के जो अब एक तरफ से मांग की जा रही है कि ऐसे में जल्द से जल्द इस पर इंसाफ मिल सके और उन लोगों तक पहुंचा जा सके। दरअसल एक युवक पर लड़की को भगाने का आरोप लग रहा है। 16 दिन बाद भी लड़की अभी तक लापता है। कोई जानकारी अभी तक उस लड़की की नहीं मिल पा रही है। ऐसे में पुलिस के सामने भी जाकर के शिकायत की गई है और फिलहाल पुलिस के द्वारा भी भरोसा दिया गया है कि इस पूरे मामले पर नजर बना करके जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। आज 15-16 दिन हो गया हमारी बहन गायब है और जिसके ऊपर शक है उनके ऊपर कार्रवाई करने आए हैं। आज 15-16 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्लस जो हुआ अभी तक पता नहीं लगा कुछ कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं, और जिसके ऊपर शंका है उसको उठाया नहीं जा रहा है। और ऐसी बात है सर, और क्या बताएं, बस इतना ही चाहते हैं जहाँ भी तुम हो तो हमारे घर पे आ जाओ। हमारी नाव हमारा लड़कियाँ 17 दिन गए, कैसे तो चली गए भैया, पता ना लगा था कहाँ बाटे कहाँ ना कोनो दुनिया में। ओके पीछे फूला की बिटिया के हाथ है, सलमान नाग लड़का। क्या लगता है तो किसी मुस्लिम लड़के के साथ गई हैं, क्या मामला रहा? भैया वो चुड़िया रहा है। तो क्या मामला था, इसकी जानकारी आपको पहले नहीं? ना ही साहब, पहले पता होता तो हम ये सब थोड़ा करें। क्या चाहती हैं? हम चाहे तो हमारी बिटिया आए जो बस। अरविंद श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? अब लापता हुए 16 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, इसलिए जो पीड़ित परिवार है वो पुलिस के पास भी पहुंचा है, भरोसा दिया गया है। जी मैं आपको बता दूं, 16 दिन हो गया है लड़की को गायब हुए और अभी तक लड़की का पता नहीं चला है। मामला लव जिहाद से भी जोड़ा जा रहा है। मुसलमान लड़के के साथ गई है। आज 16 दिन बाद उसकी मां थाने पहुंची है और वहां पर अपना FIR अपनी निवेदन पुलिस को बताई और पुलिस जो है उस मामले पर छानबीन की बात कर रही है। जी लेकिन अभी तक कोई सुराग मिल पाया है? कौन है वो लड़का, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कहाँ पर परिवार रहता है, कोई सुराग? जी मैं आपको बता दूं, मुसलमान परिवार का लड़का है। उसी के साथ वो 16 दिन पहले लापता हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस की भी माने और परिवार की भी माने तो कोई सुराग ऐसा नहीं मिल पाया है कि जिसकी वजह से कुछ कहा जा सके। लेकिन ये है कि लड़की के परिवार वाले परेशान हैं और पुलिस के पास वो अपनी वेदना को लेकर के पहुंचे हैं। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए अरविंद। वहीं शाजापुर में 2010-11 में सिंचाई विभाग में हुए भर्ती घोटाले का मामला। इस मामले में शिकायत के बाद भर्ती घोटाले की जांच CBCID को सौंपी गई थी। अब CBCID ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसके बाद मामले में चारों अधिकारियों के खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं। इसी के आधार पर शासन के आदेश के बाद चारों अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।
बहराइच के कैसरगंज इलाके में आपसी विवाद को लेकर पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्यारोपी दुर्गेश फरार हो गया। ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और कैसरगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मृतका की सास और जेठानी से पूछताछ करने में जुट चुकी है। दीपक जायसवाल है और हमारी सिस्टर की कल रात मर्डर हो गया। रीज़न मर्डर का ये था कि उनकी मेरे जीजू का संबंध किसी और लड़की के साथ दिल्ली में था और इसी लड़की और जीजू को के मैटर से लेकर मेरी दीदी की हत्या हो गई कल। और कल मुझे 10:30 बजे पता चला तो हम लोग मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद पता चला कि जीजू वहाँ से फरार हो चुके थे। एनआई के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। गैंगस्टर एक्ट मामले में बिजनौर जनपद में कोर्ट ने आज सजा का ऐलान किया। साल 2016 में डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या की गई थी। मुनीर अहमद जिले के सहसपुर का टॉप हिस्ट्री शीटर है और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। मुनीर और रेयान की भारी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात रहा। 2 अप्रैल 16 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इसमें उनकी पत्नी की भी मौत हुई थी। घटना के अनावरण हुआ था। मुनीर एवं उसके साथी रैयान के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, जिसमें मुनीर को 10 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना, सह अभियुक्त रैयान को 5 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना हुआ है। सन 2016 में डिप्टी एनआईए के जो इंस्पेक्टर थे उनकी और उनकी पत्नी की हत्या हुई थी, तंजील अहमद की वाइफ। और 2016 का ये केस है। मुनीर पर 36 केसेज हैं, रैयान पर भी केसेस थे। तो मुनीर को 10 साल की सजा हुई और 1 लाख। और वहीं गाजियाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मार दी। घटना लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के संगम विहार कॉलोनी की है, जहां शख्स की छाती में गोली लगी है। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल युवक को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बताएं कि संगम विहार कॉलोनी में अमित उर्फ सोनू शर्मा नाम के व्यक्ति को कार सवार हमलावर गोली मारकर मौके से फरार हो गए। सोनू शर्मा को बदमाशों ने उस वक्त गोली मारी जब वो जिम करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था। लगभग 8:45 बजे के आसपास एक युवक था, जिम करके बाहर निकल रहा था। उस समय 2 लोग मोटरसाइकिल में आए कि उनको गोली मारने से सूचना मिला तो पुलिस मौके पर जाके पता किया है। वो आदमी दूध का कारोबार करता था और ब्याज का भी काम करता था। वो जिम करके बाहर निकलते तो एक 2 लड़के एक मोटरसाइकिल से आके गोली मारा है। गोली मारने के बाद लोग भाग गए हैं और तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में वो एडमिट है, उनका भी इलाज चल रहा है। सर तो मैंने कुछ नहीं, अपनी मैदा लगा रहे थे अंदर, तो एकदम आवाज़ आई जैसे टायर फटता है, ऐसी आवाज़ तेजी से आई। तो बाहर निकल के देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। भाई साहब ने गाड़ी यहाँ डाल दी और बस। कैसे? तो बाइक से? तो बाइक से थे। अच्छा, वही भाई साहब थे जो जिसके गोली लगी है, वो भाई साहब थे। तो हुआ नहीं, हम तो अंदर लगे थे अपनी सफाई करने दुकान की। हाँ, तो दुकान की सफाई करते करते आवाज़ आई कि टायर फट गया। फिर ये कर लगे इनको पटाखा फट गया। मैं ऐसा है, फिर हम बाहर को निकलते हैं, यहाँ बहुत सारे इकट्ठे हो रहे। मैं इस बाइक का पटक गया दिख गया इतना। प्रतापगढ़ के कंधई थाना क्षेत्र के चकालपुर में नदी में 3 लड़के डूब गए और एक लड़के को गोताखोरों ने बचा लिया, जबकि 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल नहाते समय यह हादसा हुआ और 2 युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। आगरा के ताज नगरी में बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। महंगाई के इस दौर में हरी सब्जियां गरीबों की थाली से दूर नजर आ रही हैं और भीषण गर्मी में लोगों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले खीरा नींबू भी अपना रंग दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता रिंकी उपाध्याय ने बढ़ती महंगाई पर लोगों की राय जानी है। जिस तरीके से महंगाई ने आम आदमी की
कमर तोड़ रखी है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो या सब्जियों के दाम हो। लेकिन इस समय मैं बात कर रही हूँ नींबू की। नींबू की विशेष रूप से इसलिए बात कर रही हूँ कि नींबू इस समय 7वें आसमान पर इसके दाम छू रहे हैं। हम इनसे पूछ लेते हैं। आप देख सकते हैं सब्जी के ठेल पर सारी सब्जियां हैं, लेकिन नींबू की जो क्वांटिटी है, जो उनका संख्या है, बहुत ही कम दिखाई आपको दे रही होगी। भैया देना एक नींबू में, ये हम दिखा सकते हैं आपको अपने तस्वीर के जरिए से। ये वही नींबू है जिसके 7वें आसमान पे इसके दाम चढ़े हुए हैं। आम आदमी की थाली से नींबू गायब हो चुका है। जिस समय गर्मी अपना रूप विकराल धारण करे हुए 44 डिग्री सेल्सियस इस समय पारा चढ़ा हुआ है गर्मी का, लेकिन ये नींबू हर एक आदमी के जीवन से, हर एक आदमी की थाली से गायब हो चुका है। यहाँ पे कुछ लोग खरीदार भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि आप भैया क्या लेने आए हो? नींबू लेने आए थे। कैसे, आप कितने रुपए? 80 रुपये का 250 ग्राम नींबू है। नींबू इतना महंगा है कि खरीदने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। 80 का 250 ग्राम है? 80 रुपये। अब तो थोड़ा कम हो गया, बीच में तो 100 रुपये का 250 ग्राम नींबू था, पर सब्जी इतनी महंगी है कि कुछ पूछा नहीं जाए। हमारे साथ और भी भैया हैं, इनसे पूछेंगे। आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ सब्जी खरीदने आए थे। कैसा लग रहा है आपको? सब्जियों में दाम कम हुए हैं कि पहले की जैसे हैं, बढ़ चुके हैं? नहीं, बढ़े हुए हैं अभी। नींबू की बात करूंगी क्योंकि नींबू आजकल विशेष रूप से थाली से गायब हो चुका है। शिकंजी भी नहीं पिए। हम एक रूप से कह सकते हैं कि शिकंजी पर कसा हुआ है शिकंजा। शिकंजा किसका कसा हुआ है? नींबू का। नींबू के बिना शिकंजी बेकार है। और हमारे साथ भैया, आप बताइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि नींबू इतना महंगा हो चुका है कि आम आदमी की नज़र से और उसके पॉकेट के हिसाब से बहुत महंगा वो खरीद नहीं पाता। जहाँ नींबू की क्वांटिटी जहाँ 250 ग्राम में खरीदता था, वो आज एक नींबू से ही काम चला रहा है। आप बताइए क्या नींबू के बारे में? ऐसा हमारे तो रमजान चल रहे हैं, बिना नींबू के तो काम ही नहीं चल रहा है। कैसे खरीदते हैं? रुपये का नींबू खरीदने में जैसे हम लोग रमजान में हमारी हालत खराब है। गर्मी भी है, गर्मी में बिना नींबू के हमारा गुजारा भी नहीं है। अब कैसे बजट करें? वही 300-400 रुपये कमाने वाला 50 रुपये के नींबू घर पे ले जाएगा। सरकार से कुछ कहना चाहिए? ग्राहक से यही है अपना, जो है कि कहते ना कैसे करके कम हो जाए। जिस पेट्रोल भी बढ़ गया है, डीजल भी बढ़ गया है, जिस चीज़ें से सिलेंडर भी बढ़ा हुआ है, तो हर चीज़ जो है महंगाई के मारे जो है रेस्टोरेंट बिगड़ा हुआ है सबका। यही महंगाई से आम आदमी बेहद परेशान है। अब ये देखना होगा कि कब घटेंगे सब्जियों के, नींबू के और अन्य चीज़ों के दाम, जिससे आम आदमी अपनी गृहस्थी चलाने में लायक बने। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़। वाराणसी में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर नमामि गंगे ने हनुमान घाट पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। राम भक्तों ने हनुमान जी से देश के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। नमामि गंगे टीम के सदस्यों ने हनुमान घाट पर स्वच्छता अभियान चलाकर कूड़े कचरे की सफाई की। गंगा किनारे पड़ी गंदगी को कूड़ेदान तक पहुंचाया। आज हनुमान जयंती है और बात बनारस की जाए तो बनारस धर्म और आध्यात्मिक नगरी कही जाती है। और मैं बनारस के चंदुआ सट्टी, सिगरा क्षेत्र के चंदुआ सट्टी स्थित एक मंदिर में हूँ। यह बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत जागृत मंदिर है। इसमें आपको दिखाएंगे, देखिए भक्त जो हैं सुबेरे से यहाँ पे तांता लगा है, लोगों का आ रहे हैं। हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए संख्या थोड़ी कम हुई है। और यहाँ पंडित जी हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। पंडित जी, आज हनुमान जयंती है, किस तरीके से मनाया जा रहा है? कितने संख्या में भक्त आ रहे हैं? यहाँ हमेशा आज एक तो शनिवार है और हनुमान जी जयंती के उपलक्ष्य में जो है भक्तों का सुबह से ही तांता लगा है। गर्मी के कारण धीरे धीरे करके भक्त लोग आते जा रहे हैं और सुबह शाम यहाँ लगभग रात्रि में 12 बजे तक भक्त लोग आते हैं। समय से आरती में भी सम्मिलित होते हैं और बड़े प्रेम से जो है भगवान की आरती करते हैं, आरती का दर्शन करते हैं। ये सब करते हुए भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं इस हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सियासतदान लोग इस समय हनुमान चालीसा वर्सेस अजान पे लगे हुए हैं और 5 पार हनुमान चालीसा करने की बात करते हैं, तो इस मंदिर की बात करें तो यहाँ पे कितने वक्त हनुमान चालीसा का पाठ होता है? यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ केवल सुबह शाम होता है। ये सुबह शाम का ही नियम है। अब ये कहिए कि 5 बार हम हनुमान चालीसा बजावें तो संध्या आती है, सुबह की मंगला आरती है और उसके बाद जो है बीच की आरती है, तो उस समय हनुमान चालीसा बजाना जो है वो मुश्किल है। इसलिए यह राजनीति का विषय है, ये तो नहीं बोलेंगे। लेकिन रही बात क्या है कि सुबह शाम जो आस्था का विषय है, ये आस्था का केंद्र है, इसलिए सुबह शाम ही बजना नितांत आवश्यक है। ये पहले से यहाँ सुबह शाम बजती आई है या अभी इस मुद्दे को उठने के बाद आई है? नहीं, मुद्दे के उठने के बाद से नहीं, ये हमेशा से जो है यहाँ हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ होता है, यहाँ बज रहा है। बात कहा कि प्रांगण में ही उतनी ध्वनि की आवाज़ होनी चाहिए, किसी को दिक्कत ना हो। कुछ और लोग भी उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है?
देखिए तमाम लोग हैं, सबके अपने अपने मत हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। लोगों का कहना है कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता सबको है, सब अपने हिसाब से जो है धर्म के लिए पूजा पाठ करे। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। बांदा में एक युवक की लाश रेल की पटरी पर मिली और मृतक युवक के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वाइन शॉप के मालिक और कुछ दबंगों ने युवक को अमानवीय तरीके से पीट रहे हैं। मृतक युवक के पिता ने 4 नामजद लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है और एफआईआर होने के बावजूद अभी भी दबंग खुलेआम घूम रहे हैं। पिता का आरोप है कि पुलिस ने प्रभाव के चलते अभी तक आरोपियों को पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया है, ना ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी की। आरोपी नारायणी बीएसपी के पूर्व विधायक पुरुषोत्तम द्विवेदी का भाई है। पुरुषोत्तम द्विवेदी चर्चित बलात्कार कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। और शामली से इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है और उसका रुख कर लेते हैं। शामली से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नाहिद हसन के परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और विधायक के चचेरे भाई के पेट्रोल पंप पर अब प्रशासन पहुंचा है और पेट्रोल पंप के दस्तावेजों की जांच करने के लिए अब टीम पहुंची है। अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिस आधार पर अब टीम पहुंची है। विधायक के चचेरे भाई के पेट्रोल पंप पर अब शामली प्रशासन पहुंच चुका है और जाहिर तौर पर इसको लेकर के बड़ी तस्वीर आप सामने आ रही है। वरुण हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? विधायक के चचेरे भाई के पेट्रोल पंप पर अब शामली प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। अनियमितताओं को लेकर के सवाल थे, टीम पहुंच चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये कैराना कोतवाली क्षेत्र का मामला है। जो समाजवादी पार्टी के विधायक है नाहिद हसन, उनके चचेरे भाई के पेट्रोल पंप पर आज जो है प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम पहुंचती है। उसके बाद जो पेट्रोल पंप के जो कागज होते हैं उस कागज को देखने के लिए उनको कहती है। साथ ही साथ एक पैमाइश की टीम भी वहां मौजूद रहती है और जो पेट्रोल पंप की जो लंबाई चौड़ाई है उसका जो है पैमाइश की जाती है। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और जो दस्तावेज जो पेट्रोल पंप के हैं, जो एजेंसी के जो पेट्रोल पंप के अन्य जो कागजात हैं उनको देखा जा रहा है। ये नाहिद हसन के चचेरे भाई हैं। उनके पिता नगर पालिका परिषद कैराना के अनवर हसन चेयरमैन भी वर्तमान में मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, लगातार हसन परिवार पर जो है शिकंजा कसता जा रहा है योगी सरकार का। पहले बुलडोजर चला दिया जाता है, उसके बाद नाहिद हसन के जो है राइस मिल को जो है कुर्क कर लिया जाता है और उसके बाद अब उनके चचेरे भाई के पेट्रोल पंप पर प्रशासन दस्तक देता है। तो जाहिर सी बात है, लगातार हसन परिवार की मुश्किलें जो है प्रशासन बढ़ाने का काम कर रहा है। दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। प्रशासन की जो टीम पहुंची है वो सबसे पहले दस्तावेज खंगाल रही है। अभी तक की जानकारी क्या है? दस्तावेज सब ठीक है या उसमें कुछ कमियां हैं? क्योंकि मामला अभी कुछ देर पूर्व का ही है, प्रशासन की टीम वहां मौजूद है। फिलहाल जो कागजात है वो मंगाए जा रहे हैं। हालांकि जो है जो पेट्रोल पंप का स्वामी है, जो चेयरमैन का जो लड़का है और नाहिद हसन का जो चचेरा भाई है, वो अभी पेट्रोल पंप पर मौजूद नहीं है। कुछ देर बाद उसके आने के बाद ही कागज दिखाए जाएंगे और प्रशासन से वो कल तक की मोहलत जो है मांग रहा है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी वर्तमान में मौके पर ही मौजूद है। जी वरुण, लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें, क्योंकि जब भी एक्शन के लिए टीम पहुंचती है तो साथ में अगर त्वरित कार्रवाई भी होती है तो उसमें बुलडोजर साथ लिए होते हैं, तो बुलडोजर भी साथ में है क्या? नहीं, अभी प्रशासन के साथ बुलडोजर तो नहीं है, लेकिन जो पैमाइश की जो टीम है, जो राजस्व विभाग की टीम है, जो प्रशासन की टीम है, खुद सीओ कैराना मौजूद है, कैराना कोतवाल मौजूद है और भारी फोर्स जो है वहां पर मौजूद है। फिलहाल जो पेट्रोल पंप स्वामी है उसके आने का इंतजाम पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है और उसके बाद ही आगे की रणनीति जो है प्रशासन जो है यहाँ पर अपनाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति देखकर लगता है कि प्रशासन आज या कल की मोहलत देकर एक नोटिस चस्पा करके वहां जरूर आएगा और जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो जमीन जो है, पूरा मामला जमीन को लेकर है। क्योंकि पेट्रोल पंप अभी कैराना में नया बना है, अभी कुछ दिन पूर्व उसका उद्घाटन हुआ था। तो जाहिर सी बात है, प्रशासन जो है जो जमीन है उसकी जांच करने के लिए वहां पर पहुंचा है और उसके कागजात जो है उनके द्वारा मंगाए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो अनियमितता की शिकायत के बाद अब ये प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर जरूर पहुंची है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं और ताजा बयान प्रभु श्री राम को लेकर के दिया गया है, जिसमें जीतन राम मांझी ने राम प्रभु को काल्पनिक बता दिया है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से हमारे सहयोगी ने जीतन राम मांझी के द्वारा दिए गए इस विवादित बयान पर बातचीत की है। क्या उन्होंने कहा है, दिखाते हैं आपको। भले ही आप और हम राम को आदर्श माने, लेकिन देश के सियासतदान राम को हमेशा से विवादों के बोल में ला देते हैं। ऐसा ही एक विवादित बयान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
माझी जी ने दिया है। उन्होंने कहा कि राम तो काल्पनिक थे, राम का अस्तित्व नहीं था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उसी एनडीए के सहयोगी और उत्तर प्रदेश में ताकतवर मंत्री संजय निषाद जी है। देखिए, उन्होंने राम को ही काल्पनिक बता दीजिए। जिस राम को आप कहते हैं कि हमारे भगवान गुहा राम को नैया पार करे, उन्होंने राम को काल्पनिक बता दिया, जो बिहार के आपके दल के सहयोगी भी हैं। अब देखिए उनका क्या सोच है क्या नहीं है, ये तो मानसिक दिवालियापन की बात है। एक तरीके से राम के बिना निषाद राज और निषाद राज के बिना राम अधूरे हैं। और वो माझी हैं, कम से कम अपने पूर्वज अपने वंशज निषाद राज के बारे में समझना चाहिए कि कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था तो धरती पर शांति आई थी, दुनिया में एक इतिहास बना था त्रेता में, और रावण राज खत्म हुआ था, राम राज पूरे दुनिया में आई थी। तो कम से कम बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए। और इसी की देन है जो आज सोच उनकी खराब है, इसीलिए कहाँ जा रहे हैं। समाज ऐसी शब्दों का लगाम लगना चाहिए, ऐसे लोगों के जो सोच है उनसे जनता दूरी इसीलिए बना रही है। मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि सद्बुद्धि थे और उस पर माफ़ी मांगे, अपनी बात को वापस करें। और राम एक ऐतिहासिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी कैबिनेट में निषाद राज जब आए थे तब राम राज आया था, जिनके कैबिनेट में निषाद राज को आए हैं, पूरा वाल्मीकि रामायण हो, निषाद राज के किले की खुदाई हुआ इलाहाबाद में, कभी उन्होंने इसलिए उन्होंने बोला कि कभी वो किले पर नहीं आए होंगे। आज मेला लगाते हैं हम हर नवमी को, निषाद राज का जन्म 4 दिन पहले हुआ था, निषाद पंचमी को, चैत शुक्ल पंचमी को, और राम का जन्म नवमी को। तो ये श्रद्धा का विषय है और देश में इतिहास है, गौरवशाली इतिहास रहा है कि दुनिया के लोग आज अयोध्या में दर्शन करने आते हैं। दुनिया के लोग पर्यटक स्थल घोषित है निषाद राज के किले को। आज के दिन वहाँ निषाद राज राम के गले लगे मूर्ति लग रही है 80 फुट की, जहाँ पूरी श्रद्धा पूरे निषाद के साथ साथ और भी समुदाय के लोग वो स्वर्ग नगरी मानते हैं वहाँ कि निषाद राज के किले को। और राम और निषाद राज तो एक ही है ना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय निषाद जी थे। उन्होंने साफ कहा कि ये उनकी मानसिक दिवालियापन का निशान ही है जो लगातार राम को काल्पनिक बता रहे हैं। सहयोगी सूर्या के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।